हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग चलो फ्यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे जी, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे। आज हम लोग अपना बायो अवेलेबिलिटी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी के अंदर, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और हमारे बायो अवेलेबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा, अगर जो मैं बात करता हूं तो बायो अवेलेबिलिटी हम लोगों ने पहले भी अपना पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ ड्रग रीच आउट इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि कितने परसेंटेज ऑफ ड्रग हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी? बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। आप लोगों को इतना तो याद होगा, ठीक है जी। अब हम लोगों को एरिया अंडर कर्व यानी कि बायो अवेलेबिलिटी के अंदर हम लोग एयूसी के बारे में, है ना जी, किसके बारे में? एयूसी के बारे में, यानी कि एरिया अंडर कर्व के बारे में अपने पढ़ने वाले थे। गुड इवनिंग बच्चों जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, अब एयूसी हमारा क्या होता है, यानी कि एरिया अंडर कर्व। अब यहां पर हमारे क्या होती है, एक हमारा क्या बेटा जी, हम लोग देखिए यहां पर आपके सामने ये एक ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ आपको देखने में थोड़ा सा दिख रहा होगा कि ये क्या है, कैसे है, पर लेकिन ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि कोई भी ड्रग यानी कि कोई भी मेडिसिन हमारी किस प्रकार से, है ना, कोई भी मेडिसिन अपनी जो रहेगी वो किस प्रकार से कार्यरत रहेगी, यानी कि वो कितना अपना थेरेपेटिक इफेक्ट करेगी या फिर उसका कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं होगा, है ना, तो वो सब कुछ हम इस कर्व के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू समझ लेंगे। तो आप इस ग्राफ को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा, हम लोग एयूसी डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। क्या है कि कितना एक्सटेंट हमारा जो ड्रग है, हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो कितना एक्सटेंट से हमारा हुआ है। टी मैक्स डिस्क्राइब द टाइम ऑफ रीच मैक्सिमम कंसंट्रेशन। हमारा क्या, जो हमारा एक कर्व है, यहां पर हमारा एक टर्म होती है टी मैक्स। टी मैक्स हमें क्या बताता है कि कितना टाइम में हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक ड्रग के हमें रीच आउट होने में कितना टाइम हमें लग रहा है। सी मैक्स यानी कि हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन, डिस्क्राइब मैक्सिमम कंसंट्रेशन। जो हमारा सी मैक्स है वो हमें क्या बताता है बेटा जी? कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना हमारा गया है ना। टी मैक्स हमें क्या बताता है कि कितने टाइम में मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमें मिला है। सी मैक्स हमें क्या बताता है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमें कितना गया, हमारा गया है। अब यहां पर देखिए दो चीज है हमारा, यहां पर जो वाई एक्सिस है, यहां पर हमारा क्या है, सीरम ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन है। वहीं पर जो हमारा एक्स एक्सिस लिया गया है, जो हमारा ये एक्स एक्सिस, क्योंकि आपको पता होगा कि ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और जो ये दूसरी तरफ हमारा जो नीचे वाली साइड होता है, ये हमारा क्या होता है जी? एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है जी? हमारा ये एक्स एक्सिस होता है ना, ये सभी को पता होगा, ये हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है ना। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में आप लोग 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ करके आए होंगे, ऑब्वियसली, बिल्कुल हकीकत में। चलिए देखिएगा, अब यहां पर हमारी एक लाइन ड्रॉ हुई है बेटा जी, ये वाली। देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं वन, ये वाली, ठीक है। ये मेरी क्या है? MEC है। ये मेरी क्या है? MEC है। क्या है? MEC। MEC मतलब क्या होता है? मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। क्या है बेटा जी मेरी ये? MEC यानी कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब ये होती क्या है? किसी भी दवा को अगर जो काम करना है, यानी किसी भी दवा को अगर जो अपना इफेक्ट शो करना है, उसको MEC वाली लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन वाली लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। दूसरी लाइन मेरी यहां पर ये रही, ये वाली लाइन जो है, ये मेरी क्या है? MSC है। MSC मतलब क्या? मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। ये क्या है मेरी? मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, नहीं कि MSC है। ये वाली लाइन क्या है? कि जो दवा इस MEC और MSC के बीच में रहेगी, जिस दवा का जो ग्राफ है, जैसे वो भाई 0 से उठा और वो क्या है? MEC और MSC के बीच में है। ये देखो MEC MSC के बीच में है, तो देखो MEC को क्रॉस किया तो वो अपना इफेक्ट करेगी, और MSC से नीचे नीचे है,
तो यानी कि दवा मेरी क्या बेटा जी, मेरा क्या है, ये दवा सेफ है, यानी कि इसका कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जो भी दवा एमएससी को क्रॉस कर जाएगी, जो भी दवा एमएससी को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, जो भी मेडिसिन क्या होगी, एमएससी को क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, जो भी मेडिसिन क्या होगी, एमएससी को क्रॉस कर जाएगी। यानी देखो एमएससी को, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को क्रॉस कर गई, मतलब वो दवा हमारी क्या होगी बेटा जी, वो क्या हो गई, एमएससी से ऊपर क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट शो हो जाता है। किसी भी दवा का क्या हो जाता है बेटा जी, टॉक्सिक इफेक्ट आ जाता है। यानी कि वो दवा क्या करेगी बेटा जी, टॉक्सिक इफेक्ट, यानी कि कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर शो करेगी। ठीक है जी, अब देखिएगा, अब देखिएगा यहां पर देखिएगा, आप लोगों को तीन बात समझ में आई, एमईसी, एमएससी और टॉक्सिक इफेक्ट, तीन बात क्लियर हुई। चलिए यहां पर आप देखिएगा कि जो मेरी ये दवा है, जो ये येलो वाला ग्राफ बना हुआ है, ठीक है जी, अब यहां पर इसका मैक्सिमम पॉइंट आया है, ये वाला, जो ये वाला पॉइंट हमें मिला है, ये वाला, ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये वाला मेरा क्या होगा बेटा जी, मेरा सी मैक्स हो गया, सी मैक्स, ये मेरा क्या होगा, सी मैक्स। ठीक है जी, ये मेरा क्या होगा बेटा जी, मेरा सी मैक्स हो गया, क्योंकि मैक्सिमम कंसंट्रेशन मुझे ड्रग का यहां मिला है। अब इसको है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं गलत बोल गया, ये मेरा क्या है, टी मैक्स है, कि कितने टाइम में मुझे मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिला। ठीक है जी, कितने टाइम में मुझे मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिला, ये मेरा क्या बेटा जी, मेरा टी मैक्स है। ठीक है जी, अब कितने कंसंट्रेशन पर मिला, कितने कंसंट्रेशन पर मिला, ये मेरा क्या होगा, सी मैक्स होगा। और ये जो पूरा का पूरा कर्व होगा, यही मेरा एयूसी होगा, यानी कि एरिया अंडर कर्व होगा। ये मेरा क्या होगा, एयूसी होगा, एरिया अंडर कर्व होगा। ठीक है जी, अब अगर जो यहां पर आपको समझ में आया हो तो वो बताओ, और अगर जो अलग से बना करके समझाना हो तो वो बताओ फटाक से। यहां पर अगर जो समझ में आया हो तो यहां पर बता दो कि समझ में आ गया, और अगर जो यहां पर समझ में नहीं आया है तो मैं अलग से बना करके बताता हूं। जल्दी बता दो, जैसे करना हो जल्दी से बेटा जी, राइट डाउन इन चैट स्ट्रीम फटाक से। अब बात करते हैं बेटा जी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग वीडी से, वीडी मतलब क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब देखो जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, अब ड्रग कहां जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, यानी कि ब्लड के पास में। जब ड्रग ब्लड के पास में पहुंचेगी, इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स। अब जो ड्रग हमारी क्या बेटे ब्लड के पास में पहुंची, अब वो क्या होगा, उसका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, अलग अलग टिश्यूज के पास में, अलग अलग ऑर्गन्स के पास में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वेरी स्मॉल वीडी डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स। हमारा कि जितना ज्यादा हमारा स्मॉल हमारा है ना, हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि वीडी जो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो हमारे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना ही एक्यूमुलेट हुआ है हमारे अलग अलग टिश्यूज और हमारे ऑर्गन्स के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हमारा कितना होता है बेटा जी, हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। कि हमारा क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी के अंदर कितनी गई, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी मान लो किसी ड्रग की 70% है, तो मतलब वो 70% ड्रग बॉडी में गई। और हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, की प्लाज्मा के अंदर कितना ड्रग का कंसंट्रेशन है, ये हमारा क्या बेटा जी, हम लोग यहां से क्या निकालते हैं, ऐसे करके हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है हमारी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। क्या जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में बात की जाए तो इट इज द फ्री फॉर्म विच इज नॉट बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ अ ड्रग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन एज वेल एज मेटाबॉलिज्म। क्या बेटा जी, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमारे क्या बेटा जी, हमारी क्या फ्री फॉर्म होती है ना, क्या होता है बेटा जी, हमारी फ्री फॉर्म होती है किसी भी ड्रग की, जो के लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, हमारी ड्रग के एक्शन के लिए, साथ ही साथ उसके मेटाबॉलिज्म के लिए। Therefore, plasma protein binding make drug long acting by reducing its metabolism। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो क्या करते हैं बेटा जी, हमारी जो ड्रग है उसके एक्शन के, यानी कि उसके जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसको बढ़ा देती है, और उसके मेटाबॉलिज्म को क्या कर देते हैं बेटा जी, रिड्यूस कर देती है। कैसे, देखो अब देखो मेरी कोई ड्रग है, मेरी ड्रग क्या गई बेटा जी, बॉडी के अंदर गई, बॉडी के अंदर गई,
बॉडी के अंदर जाने के बाद में मेरी 70% ड्रग बॉडी के अंदर गई, ठीक है, 70%। मान लीजिए 40% ड्रग ने क्या कर लिया, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और अपनी साइट ऑफ एक्शन पर चली गई, साइट ऑफ एक्शन पर चली गई। और जो 30% बची कुछ ड्रग थी उसने क्या कर ली बेटा जी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कर ली। क्या कर ली, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब जो ये 40% ड्रग गई है ये एक्टिव होगी, अपना काम करेगी, वापस ब्लड में आएगी, और ब्लड में आने के बाद में इसका क्या होगा बेटा जी, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, इसका तो मेटाबॉलिज्म हो गया भाई। पर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या कर रहा है कि जो ड्रग है अब उसने अपने साथ में 30% ड्रग को क्या है, चिपकाया हुआ है। अब इन फ्यूचर भी अगर जो जरूरत पड़ेगी तो ये 30% ड्रग हमारी रिलीज होगी और अपना रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगी और अपना वर्क करेगी, अपना काम करेगी और अपना एक्शन शो करेगी। यानी कि हमें लॉन्ग टर्म एक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब जब लॉन्ग टर्म एक्शन देखने को मिल रहा है तो भाई इस ड्रग ये तो भाई प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड है। अब कोई ड्रग अगर जो किसी के साथ में बॉडी के अंदर बाइंड है तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो अब ये ड्रग का जब मेटाबॉलिज्म होगा नहीं तो यानी कि मेटाबॉलिज्म हमारा क्या होगा, यहां पर रिड्यूस होगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या कर देती है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है और उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा देती है। ठीक है जी, ठीक है जी, वो हमारे क्या करते हैं बेटा जी, हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा देती है। ठीक है, चलेगा आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इतना समझ में आया, यस और नो, राइट डाउन इन चैट फटाक से भाई जल्दी से बता दीजिएगा अगर जो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो। राइट डाउन इन चैट फटाक से जल्दी से जी। बेटा सी मैक्स यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन और टी मैक्स यानी कि मैक्सिमम टाइम, कि कितना टाइम हमें लग रहा है मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक पहुंचने तक, वो होता है टी मैक्स। और मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारा कितना है वो होता है हमारा सी मैक्स। बस इतना, एज सिंपल एज ये है। ठीक है जी, क्लियर है जी बात डिस्ट्रीब्यूशन की, यस और नो, राइट डाउन इन चैट फटाक से। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे मेटाबॉलिज्म के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे जी मेटाबॉलिज्म के बारे में। जल्दी बताइएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए मेटाबॉलिज्म, अगर जो बात की जाए मेटाबॉलिज्म हमारा क्या होता है। देखिए मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की तो हमारा क्या बेटा बायो ट्रांसफॉर्मेशन अपना, यानी कि क्या, मेटाबॉलिज्म मीन केमिकली अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। यानी कि क्या है, मेक ड्रग एक्टिव टू इनएक्टिव। अब देखो भाई, देखो ड्रग हमारी क्या होगी, रिसेप्टर के पास गई थी, रिसेप्टर के पास जाएगी तो वहां से क्या होगी भाई, एक्टिव हुई होगी, एक्टिव हुई होगी। अब एक्टिव हुई, काम किया, बात खत्म हो गई। अब ये क्या होगी, एक्टिव हुई हुई ब्लड में आई, ब्लड में आने के बाद में इसका क्या होगा, सीधा इसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म हमारा क्या होता है, जो एक्टिव फॉर्म है उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारा एक्टिव फॉर्म है, जो हमारा एक्टिव फॉर्म है उसको इनएक्टिव फॉर्म में हमारा क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आई बात बेटा जी, ठीक है जी, समझ में आई बात बेटा जी। तो देखिएगा यहां पर मेटाबॉलिज्म अकर्स इन लीवर, किडनी, लंग्स एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। देखो मेनली हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कहां पर होगा बेटा जी, हमारा लीवर, किडनी, लंग्स, इन जगह पर होगा। ठीक है जी, प्राइमरी साइट क्या होती है मेटाबॉलिज्म की, लीवर होती है, यानी कि जो मेन साइट होती है मेटाबॉलिज्म की वो लीवर होती है। सेकेंडरी यानी कि और अलग अलग जगह हो सकता है भाई, लंग्स में हो सकता है हमारा, है ना। देखिएगा प्राइमरी साइट क्या होती है मेटाबॉलिज्म की, लीवर। अदर जो साइट होती है मेटाबॉलिज्म की वो हमारी लंग्स हो सकती है, किडनी हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी चीजें भी हमारी हो सकती है। पर लेकिन जो प्राइमरी साइट होती है वो क्या होती है बेटे, जो मेटाबॉलिज्म की हमारी क्या होती है, हमारे लंग्स, सॉरी लीवर होते हैं। ठीक है, अब देखिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल में। अनआयोनाइज्ड ड्रग आयोनाइज्ड हो जाएगी, है ना। ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड बाय फॉलोइंग प्रोसेस। अब देखो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, एक्टिव इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी, लिपिड सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल बन जाएगी, अनआयोनाइज्ड आयोनाइज्ड हो जाएगी, ये सब चीज होगी। अब तीन तरीके से हमारा मेटाबॉलिज्म हो सकता है, कैसे, एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट, कि एक्टिव ड्रग से एक्टिव ही मेटाबोलाइट बने। बहुत ही माइनर केसेस में ऐसा हमारा होता है, बहुत कम केसेस में हमें ऐसा देखने को मिलता है। इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट बने, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो,
ये हमारा होता है प्रो ड्रग के केस में, है ना, ये हमारा किस में होता है बेटा जी, प्रो ड्रग के केस में होता है। और हमारा एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो, ये हमारा होता है मेजर, यानी कि ज्यादातर ड्रग के साथ में ऐसा ही होता है कि एक्टिव ड्रग है, उसको मेटाबॉलिज्म के बाद में इनएक्टिव किया जा रहा है और फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है। तो हमारे मेन तीन मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हमारी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी से मेटाबोलाइट होकर के एक्सक्रीट आउट होती है। अब जैसे हमारा यहां पर कॉन्सेप्ट आया प्रो ड्रग का, प्रो ड्रग हमारी क्या होती है, प्रो ड्रग हमारी क्या होती है कि इनका हमारा पहले मेटाबॉलिज्म होता है और ये मेटाबॉलिज्म के बाद में इनएक्टिव से एक्टिव होती है और तब अपना काम करती है। तो देखिएगा, ड्रग विच शो देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर मेटाबॉलिज्म। अब देखो हर दवाई क्या कर रही है बेटा जी, नॉर्मल जो मेडिसिन वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो बॉडी से बाहर निकलने की तैयारी में है ना। पर प्रो ड्रग में हमारा बिल्कुल उल्टा होता है। प्रो ड्रग में हमारा क्या होता है, ड्रग का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म के बाद में हमारी जो ड्रग है वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर अपना काम करती है और फिर वापस ब्लड स्ट्रीम में आती है और फिर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर एक्सक्रीट आउट हमारी बॉडी से होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा बोलते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है लीवोडोपा, लीवोडोपा हमारा एक प्रो ड्रग है ना, ये मेटाबॉलिज्म के बाद में कन्वर्ट होता है डोपामीन में, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है बेटा, सिंपल सा ये प्रो ड्रग का हमारे यहां पर एग्जांपल लिया गया, ठीक है जी। एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट जैसे कि हमारा डाइजीपाम है, एक्टिव से एक्टिव मेटाबोलाइट बहुत मेजर कंडीशन में हमारे होता है, सॉरी बहुत माइनर कंडीशन में हमारा ऐसा होता है, बहुत ही कम जगह पर हमारा ऐसा होता है। जैसे डाइजीपाम है, ये एक एक्टिव फॉर्म है, ठीक है जी। यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा, हमारा ऑक्सीजीपाम हमारा बनेगा और ये भी हमारा एक एक्टिव मेटाबोलाइट ही है। तो एक्टिव से एक्टिव मेटाबोलाइट का बनना। और मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन के टाइप की बात की जाए तो दो टाइप हमारे देखने को मिलते हैं हम लोगों को, दो टाइप हमारे क्या बेटा जी, हमारे ड्रग के हमारे मेटाबॉलिज्म को देखने को मिलते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए गई, मेटाबॉलिज्म उसका हुआ एक बार के में, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, फेज 1, फेज 1 में हमारा ही होता है। अगर जो कोई ड्रग फेज 1 में मेटाबोलाइट नहीं हो रही है तो वो फिर फेज 2 में एंटर करती है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो देखिएगा हमारा क्या होता है, देखिए कोई इनएक्टिव ड्रग है ना, हमारी क्या बेटा जी ड्रग एक्टिव हुई, फेज 1 में हमारा क्या होगा, इनएक्टिव मेटाबोलाइट हमारा बनेगा और बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब क्या हुआ, ये तो नॉर्मल ड्रग होगी, जो मेजर केसेस में हमारा क्या होता है, मेजर केसेस में हमारा यही होता है, मेजर केसेस में, ज्यादातर केसेस में क्या होता है भाई, एक्टिव फॉर्म में ड्रग है, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हुई और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई, ठीक है। बट अभी हमारे पास में दो सिनेरियो और थे प्यारे बच्चों, कि हमारा क्या हुआ कि हमारी एक्टिव से एक्टिव मेटाबोलाइट बन गया। अब यहां पर देखो, एक्टिव ड्रग थी, फेज 1 में गई, एक्टिव से एक्टिव मेटाबोलाइट ही बन गया, यानी कि प्रो ड्रग वाला केस आ गया। अब एक्टिव मेटाबोलाइट ही बना तो यहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, फेज 2 में हमारी रिएक्शन जाएगी, वहां से वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगी और फिर बॉडी से हमारा उसका एक्सक्रीशन होगा, फिर उसका क्या होगा, हमारी बॉडी से भाई एक्सक्रीशन होगा। कैसे, देखिए हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े भाई, अभी हमने आपको क्या बताया, तीन कॉन्सेप्ट अभी मैंने आप लोगों को बताए। कौन कौन से तीन कॉन्सेप्ट बताए भाई, पहला मैंने आपको क्या बताया भाई कि एक्टिव मेटाबोलाइट से, है ना, एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्जन हो रहा है। दूसरा हमारा क्या है, एक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है, एक्टिव से एक्टिव में। और तीसरा हमारा क्या था भाई, हमारा इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है, इनएक्टिव से एक्टिव में। अब दो तरीके की हमारी रिएक्शन हो रही है मेटाबॉलिज्म के लिए, एक हो रही है फेज 1 भाई, फेज 1, और एक हो रही है फेज 2, फेज 2, ठीक है जी, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 फेज 2 कैसे काम कर रही है, देखो हमारी कोई ड्रग है, हमारी कोई ड्रग है भाई, या तो भाई ये एक्टिव होगी या फिर ये भाई इनएक्टिव होगी, दोनों में से एक ही कंडीशन हो सकती है। अब ये क्या हुई, मेटाबॉलिज्म के लिए गई, अब मान लीजिए एक्टिव ड्रग थी, है ना, ये क्या होगी बेटा जी, इनएक्टिव में कन्वर्ट होगी, इनएक्टिव में कन्वर्ट होगी, तो भाई इनएक्टिव हो गई तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ये हो गया फेज 1, फेज 1। अब फेज 2 क्या होगा कि हमारी जो ड्रग है वो एक्टिव फॉर्म में ही रही, एक्टिव फॉर्म में ही रही। ये हमारा क्या आ गया बेटा जी, प्रो ड्रग वाला कॉन्सेप्ट आ गया, प्रो ड्रग वाला। कैसे प्रो ड्रग वाला आ गया भाई, भैया तो एक्टिव से एक्टिव ही बन गई, जो कि बहुत माइनर कंडीशन में ऐसा होता है, या फिर हमारी क्या कि जो ड्रग थी वो इनएक्टिव थी, मेटाबॉलिज्म के बाद में एक्टिव हो गई, तो अब ये अपना काम करेगी। अब ये एक्टिव ड्रग बाद में फिर दोबारा से मेटाबॉलिज्म कहलाएगी, यानी कि फेज 2 में आएगी,
फेज 2 में यहां से इसका क्या होगा बेटा जी, ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी और फिर हमारी क्या होगा बेटा जी, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। एट द एंड देखा जाए तो हमारी बॉडी से वही ड्रग एक्सक्रीट आउट होगी जो इनएक्टिव फॉर्म में हो, कभी भी एक्टिव फॉर्म में ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी ही नहीं। तो ये बात अब आप लोगों को क्लियर होगी भाई, बिल्कुल क्लियर होगी। तो फेज 1 में हमारी कौन कौन सी रिएक्शन आ जाती है, जैसे कि हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, है ना, डीकार्बोक्सिलेशन। फेज 2 में हमारा कैसे बेटा, हमारा ग्लूकोनाइट कॉन्जुगेशन, हमारा है ना, हमारा मिथाइलेशन, हमारा है ना, हमारा सल्फेट कॉन्जुगेशन, हमारा ये सब हमारे आ जाते हैं। यहां पर हमारा एक एंजाइम आ जाता है बेटा जी, CYP450 यानी कि साइटोक्रोम P450। हमारा जो CYP3A4 है, 3 हमारा क्या दिखा रहा है, फैमिली दिखा रहा है, ए हमारा क्या बेटा जी, जीन दिखा रहा है, 4 हमारा क्या बेटा जी, जीन नंबर हमें दिखा रहा है। तो साइटोक्रोम P450 हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या बेटा, हमारा कीटो हाँ, साइटोक्रोम P450 हमारा क्या करता है बेटा जी, इनहिबिट करता है बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा कीटोकिनोजोल को हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारा ये इनहिबिट करता है। ठीक है जी, चलिए अब मेटाबॉलिज्म के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप हमारा एक्सक्रीशन। फोर्थ स्टेज हमारी क्या आ जाती है बेटा जी, हमारा एक्सक्रीशन आ जाता है। अब एक्सक्रीशन में हमारा क्या होता है देखिएगा, रिमूवल ऑफ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। किसी भी ड्रग को या फिर उसके मेटाबोलाइट को बॉडी से रिमूव आउट करना, बाहर निकालना, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है जी, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब एक्सक्रीशन की साइट क्या होती है, किडनी, बाइल्स, स्वेट, टीयर्स या फिर ब्रेस्ट मिल्क अपना। ठीक है जी, अब देखिए रेट ऑफ एक्सक्रीशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ हमारा सिक्रेशन माइनस रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और रेट ऑफ सिक्रेशन कितना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसमें से रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन को माइनस करेंगे, वहां से हमारा एक्सक्रीशन कैलकुलेट हो जाएगा। मेजर रोल ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हमारा क्या बेटा जी, मेजर रोल प्ले करता है किसके अंदर बेटा, हमारे एक्सक्रीशन के अंदर। अब देखिएगा यहां पर अगर जो आप लोगों को एक्सक्रीशन के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लोगों को मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब के सब क्लियर हो, तो फटाक से चैट सेशन कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमारी जो ड्रग है बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। फटाक से बताइएगा कि काइनेटिक ऑफ एनिमिलेशन, मतलब कि एक्सक्रीशन तक जो चीज मैंने आपको बताइएगा जो क्लियर हो तो वेरी गुड जी। चलिए अब देखिए काइनेटिक ऑफ एनिमिलेशन में हमारी 3 चीज आ जाती है, हाफ लाइफ, क्लियरेंस और रेट ऑफ एलिमिनेशन अपना। अगर जो मैं हाफ लाइफ की बात करता हूं, जिसको हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ठीक है जी, ये हाफ लाइफ का हमारा फॉर्मूला होता है ना जी। हमारा टी हाफ बराबर तो 0.693 डिवाइडेड बाय वीडी अपॉन सीएल। हमारा एक और फॉर्मूला होता है, अगर जो हम लोग एलिमिनेशन के केस में बात करें तो टी हाफ बराबर हमारा क्या होता है बेटा जी, 0.693 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय हमारा क्या होता है बेटा जी, रेट ऑफ क्लियरेंस अपना। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी, अब क्लियर रेट ऑफ क्लियरेंस अगर जो हम लोगों को कैलकुलेट करना तो हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है जी, अगर जो हम लोगों को क्लियरेंस अपना कैलकुलेट करना है तो रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है जी, अगर जो हमारे सीएल की वैल्यू यानी कि क्लियरेंस की वैल्यू अगर जो हम लोगों को निकालनी है। ठीक है जी, रेट ऑफ एलिमिनेशन बराबर हमारा क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन अगर जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग है ना, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड डिवाइडेड बाय टाइम अपना, कि पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी एलिमिनेट हो रही है, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा रेट ऑफ, हमारा क्या बेटा जी, हमारा एलिमिनेशन हमारा होता है। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी हमने निकालना सीख लिया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन तो हमें पता ही रहता है, क्लियरेंस भी हमें निकालना सीख लिया, तो हम लोग हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। ये आप लोगों को फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे भाई, चलेगा। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई जी, आगे बात करते हैं। अब ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक में हमारा 2 ऑर्डर फॉलो होते हैं, एक हमारा जीरो ऑर्डर, एक हमारा फर्स्ट ऑर्डर। एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हमारा फॉलो होता है हमारा एलिमिनेशन के लिए, एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हमारा फॉलो होता है एलिमिनेशन के लिए।
अब देखिएगा अगर जो जीरो ऑर्डर की बात करें तो यहां पर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट अमाउंट ड्रग का हमारा रिलीज होगा। क्या होगा, कांस्टेंट अमाउंट। और हमारा फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, कांस्टेंट रेट, हमारा कांस्टेंट फ्रिक्शन के साथ में। अब भैया समझ में नहीं आई बात, देखो जैसे कि जीरो ऑर्डर में मैंने क्या बोला, कांस्टेंट अमाउंट, और फर्स्ट ऑर्डर में क्या बोला, कांस्टेंट रेट, है ना। जीरो ऑर्डर में क्या बोला बेटा जी मैंने, कांस्टेंट अमाउंट बोला है ना, कांस्टेंट अमाउंट। और फर्स्ट में मैंने क्या बोला बेटा जी आपको, फर्स्ट ऑर्डर में मैंने क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर में मैंने क्या बोला है, कांस्टेंट रेट। अब ये बात कैसे है देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। आ जाइए, कांस्टेंट अमाउंट मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मेरी 1000 ml थी, क्या थी मेरी ड्रग जो थी 1000 ml थी, वो पहली हाफ लाइफ के बाद कितने बेटा जी, उसका 100 ml बाहर निकला, यानी कि वो 900 ml मेरी बॉडी के अंदर बची, अगली बार 800 बची, यानी कि कॉन्स्टेंटली 100 ml का गैप आता जा रहा है हर हाफ लाइफ के बाद में, हर हाफ लाइफ के बाद में 100 ml का गैप आ रहा है, हर हाफ लाइफ के बाद में भाई 100 ml का गैप आ रहा है, ठीक है जी। कांस्टेंट अमाउंट ड्रग का जा रहा है ना, पहली हाफ लाइफ, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ऐसे करके। कांस्टेंट रेट का मतलब क्या भाई, 1000 ml थी, हाफ लाइफ आई 500 ml बची, आधी हो गई, दूसरी हाफ लाइफ आई 250 ml बची, तीसरी हाफ लाइफ आई 125 ml बची, चौथी हाफ लाइफ आई भाई, ये हमारी कितनी बची, 62.5 बची, पांचवी हाफ लाइफ आई हमारी ये 31 पॉइंट हमारा 25 बची, ठीक है जी। तो ऐसे करके यानी कि हमारा क्या, कांस्टेंट रेट के साथ में। अब यहां पर अगर जो आपको मैं एक बात बोलूं कॉमन सी, अगर जो मैं जीरो वाले के साथ में जाता हूं, है ना, जीरो ऑर्डर काइनेटिक के साथ में, तो यहां पर मेरा अमाउंट एक हाफ लाइफ के बाद में जीरो हो जाएगा, हो जाएगा भाई। पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के साथ में जीरो नहीं होगा, ये 31 है भाई, कितना हो जाएगा ये 15.625, ठीक है जी। ये हमारा क्या हो जाएगा फिर, हमारा 7 पॉइंट हमारा 8125, ठीक है जी। ये हमारा कितना हो गया, 3.919006। तो ऐसे करके हमारा देखो आगे चलता रहेगा, ये जीरो नहीं होगा, पॉइंट में वैल्यू आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में हमारा जीरो नहीं होगा। यही चीज यहां पर आपको बताई गई है कि यहां पर कांस्टेंट अमाउंट हमारा जाएगा, जैसे कि यहां पर आपके एग्जांपल लिए गए, यहां पर कांस्टेंट रेट के साथ में चीजें जाएंगी, ठीक है जी। अब अगर जो यहां पर बात की जाए जीरो ऑर्डर काइनेटिक में जो क्लियरेंस रहेगा वो हमारा क्या होगा बेटा जी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है जी। वहीं पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर में जो क्लियरेंस होगा, रेट ऑफ क्लियरेंस, वो हमारा क्या होगा बेटा जी, कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ क्लियरेंस हमारा यहां पर क्या होगा बेटा जी, हमारा कांस्टेंट होगा। तो यही आप लोगों का क्या बेटा जी, सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, जो कि मुझे यहां पर आप लोगों को बताना था। और इतनी बात अगर जो आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, फटाक से जी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी तो जल्दी से राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। फिर हम लोग बात करेंगे आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन के बारे में, आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन के बारे में। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन हमारी क्या होती है, जहां पर हम लोग जिसको समझते हैं हम लोग एडीआर से, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन से, ठीक है जी। एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारी सोज हमारा बेसिकली जर्नली नोट ऑन द बेसिस ऑफ डोज एंड ड्यूरेशन। हमारा आप बेसिकली यहां पर देखा बेटा, हमारी आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन के बारे में बात की जाए, जहां पर हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अब बेसिकली हमारे यहां पर क्या होता है कि ये हमारी डोज या ड्रग डिपेंडेंट नहीं रहता, ये हमारा क्या बेटा जी, जर्नली नोट बेस्ड ऑन द डोज और ड्रग, है ना, डोज एंड ड्यूरेशन हमारा, कि डोज और ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि जो नॉर्मल दवा है किसी किसी को वो रिएक्शन कर जाती है ना। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि किसी को नॉर्मली कोई दवा दी गई और उसको वो रिएक्शन कर गई, है ना, उसको एडवर्स इफेक्ट हो गए, यानी कि क्या है कि एडवर्स इफेक्ट मतलब क्या, जो एक्सपेक्टेड नहीं थे ऐसे इफेक्ट आ गए। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, यानी कि उसको शरीर पर रैशेज होना स्टार्ट हो गए, खुजली होना स्टार्ट हो गई, ये सब चीजें हो गई। तो ये सब चीजें हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारा बेसिकली आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन का पार्शन है। तो इंट्रोडक्शन की बात की जाए
तो इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम हमारा आइडियोसिंक्रोनस, हमारा कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा सिंकोवेन, हमारा आइडियोसिंकोवेन से हमारे ड्राइव किया गया है। जहां पर आइडोस का मतलब क्या होता है बेटा, हमारा प्राइवेट या फिर खुद का ओवन यानी कि खुद का, सन मतलब क्या होता है विद, और हमारा क्राइसिस का मतलब क्या होता है बेटा जी, मिक्सचर, यानी कि खुद का ही मिक्सचर हमारा, यानी कि वो रिएक्शन खुद के खुद ही होगी, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि कुछ हमारी तरफ से इंटेंशनली वो किया गया है। देखो एक तो होता है कि भाई किसी ने 10-12 गोली एक साथ खा ली, तो वो तो बात अलग है। अब नॉर्मली ही कोई गोली खाई गई और उसमें कोई हमारी एलर्जी टाइप हमें दिखाई दे गया, तो हमारे क्या होता है बेटा जी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। इट बिहेवियर्स इन जर्नली, हमारा क्या बेटा जी, हमारा जेनेटिकली डिफरेंट पर्सन, कि इसका बिहेवियर हमारा क्या हो सकता है, जेनेटिकली अलग अलग पर्सन में अलग अलग हो सकता है। भाई शायद वो दवाई मेरे लिए बिल्कुल सही हो, अब वही दवाई आपके लिए हार्मफुल इफेक्ट शो कर जाए, तो क्या है कि वो इंटेंशनली नहीं किया जा रहा है, वो बेसिकली जेनेटिकली हमारा बॉडी फंक्शन वैसा है। समझ में आ रही है बात बेटा जी? चलिए अब यहां पर अगर हम लोग बात करें नॉन इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में, तो नॉन इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू अ सब्सटेंस ऑफ ड्रग इज स्पेसिफिक हमारा इंडिविजुअल विदाउट हमारा क्या बेटा, हमारा कांस्टेंट टू हमारा फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी। अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स यहां पर हैं जो कि आपको और भी अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि देखिएगा इंडिविजुअल हमारा एबनॉर्मल ड्रग बिहेवियर, कि किसी भी ड्रग का किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए एबनॉर्मल बिहेवियर होना, कि गलत तरीके से बिहेवियर होना, यानी कि जो एक्सपेक्टेड नहीं है वैसा बिहेवियर होना। दूसरा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हैज नो रिलेटेड विद डोज और ड्यूरेशन, कि जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है वो डोज और ड्यूरेशन से रिलेटेबल होती ही नहीं है ना, कि कितनी डोज दे दी भाई, कितने टाइम तक दे दी, नहीं, वो हो जाएगी तो पहली डोज जो नॉर्मल डोज होती है उसी पर हो जाएगी। ठीक है जी, चलेगा। सम इवेंट ड्यूरिंग द हमारा बेटा जी, हमारा थेरेपी में कोज टॉक्सिसिटी हमारा, या फिर टॉक्सिसिटी ऑफ द टिश्यू हमारा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमारे ऐसे इवेंट्स, यानी कि कुछ ऐसे हमारा ड्यूरेशन हमारा हो जाता है जब हमारा क्या होता है बेटा जी, जो थेरेपी है उसके दरमियान ही हमें क्या है बेटा जी, टॉक्सिक इफेक्ट हमें शो हो जाता है हमारे टिश्यू के। यूजुअली हमारा कोएगुलेंट एजेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई इजिली। वहीं पर अगर जो देखा जाए तो हमारा क्या बेटा, हमारा जो बेसिकली कुछ एजेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे मैं अगर जो अपनी बात करूं, मैं मुझे एक टाइम पर क्या हो गया था, 2 या 3 साल तक मेरे को क्या रहे, जो रेड कलर के रैशेज मेरी बॉडी पर रहे। अब मुझे क्या था, आम खाना बहुत पसंद था, और मुझे क्या था कि आम का अचार भी बहुत पसंद था, मुझे मूंगफली खाना भी बहुत पसंद था, है ना। अब क्या हुआ कि मैं तो दबा करके खा रहा हूं भाई, पर देखा जाए तो मेरी बॉडी पर क्या है, यहां पर पूरे हाथ पर रेड रेड रैशेज हुए हुए हैं, है ना, मेरी बैक साइड पर रैशेज हुए हुए हैं, इधर गर्दन पर रैशेज हुए हुए हैं। अब उसका इलाज कुछ मिल नहीं रहा था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके मैंने क्या किया कि जो मेरी डेली रूटीन वाली चीजें थी मैंने उनको हटाना शुरू किया। पहले मैंने दूध पीना कम किया कि भाई लैक्टोज टॉलरेंट तो नहीं हो गया बॉडी मेरी। अब जब ऐसे चीजें करता गया तो जब ठंडी का टाइम आया तो अब मूंगफली क्या बारी आई, तो मैंने मूंगफली खाना बंद करी, तो मेरे वो जो रैशेस थे वो ठीक हो गए। तो मुझे पता लग गया कि मुझे मूंगफली से एलर्जी है ना। वहीं पर ही फिर क्या हुआ, जब गर्मी का टाइम आया तो मैं आम दबा करके खा रहा हूं भाई। अब आम खाए फिर से रैशेस शुरू हो गए, तो फिर से देखा तो फिर से ऑब्जर्व किया कि अब मेरा डेली रूटीन में आम ऐड हुआ है, तो मैंने उसको स्किप किया, और जब उसको स्किप किया तो मेरी बॉडी फिर से ठीक हो गई। तो फिर मैंने देखा कि भाई मेरे को खट्टी चीजों से खास करके और मेरे को मूंगफली से मेरे को एलर्जी है, तो मैंने वो खाता हूं पर थोड़ी बहुत टेस्ट के लिए बस। ठीक है जी, पहले तो बहुत ज्यादा खाता था। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं जी। हमारा जैसे कि एग्जांपल यहां पर लिया गया है, डीप वेन हमारा बेटे हमारा क्या है, थ्रोम्बोसिस, जैसे कि हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक हमारा कोज कर सकता है। रीनल डैमेज हमारा हो सकता है बेटे हमारा क्या बेटे हमारा स्टेनस से हमारा, या फिर लीवर टॉक्सिसिटी हमारे हो सकते हैं बेटे हमारा एंटीसाइकोटिक जो हमारी ड्रग्स होती है, जो कि हमारा अगर जो देखा जाए तो एंटीसाइकोटिक ड्रग रीनल लीवर टॉक्सिसिटी नहीं करती है, बट हमारा क्या है कि किसी किसी केस में हमारे क्या बेटे जी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारी शो हो सकती है। बात हो जाती है बेटे हमारी ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग का मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा, ऑर्फन वर्ड आपने सुना होगा, यानी कि जो हमारी अनाथ मेडिसिन होती है ना, ऑर्फन ड्रग यानी कि ड्रग डेट, है ना, वन यूज फॉर द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिसीज, कि रेयर बीमारियों के लिए जो दवाई हमारी यूज की जाती है। ऑर्फन ड्रग यानी कि अनाथ,
क्योंकि जिनका ऐसे नॉर्मली यूज नहीं करते, बहुत रेयर कंडीशन में यूज करता है, किसी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, या फिर उससे बचाव करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटा, हमारा नाइट्रेट्स है, हमारा क्या है, हमारा एम्फोटेरिसिन है हमारा, है ना, हमारा रेम्फाब्यूटिन है हमारा, ये सब के सब हमारे क्या बेटा हमारा एग्जांपल्स है ऑर्फन ड्रग के। ठीक है जी। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, ड्रग नोमेनक्लेचर। किसी भी ड्रग का नोमेनक्लेचर कैसे होता है? 3 तरीके से होता है। किसी भी ड्रग का नामकरण 3 तरीके से होता है भाई। ए बी सी। ए बी सी क्या होता है बेटा जी हमारा? ए बी सी। ए मतलब क्या? अप्रूव्ड नेम, कि जो उस दवाई का अप्रूव्ड नेम होगा। बी मतलब क्या? ब्रांड नेम, कि ब्रांड के नाम से बिक रही है। सी मतलब क्या? केमिकल नेम। अप्रूव्ड नेम, ब्रांड नेम और केमिकल नेम। ठीक है जी। किसी भी ड्रग के 3 तरीके से हमारा ड्रग का नोमेनक्लेचर होता है। जैसे कि यहां पर देखिएगा अप्रूव्ड नेम, ए मतलब अप्रूव्ड नेम, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? ऑफिशियल नेम, या फिर नॉन प्रोप्राइटरी नेम, या फिर जिसको हम लोग जेनेटिक भी बोलते हैं। बी मतलब ब्रांड नेम, यानी कि हमारा ट्रेड नेम, या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा प्रोप्राइटरी नेम अपना। और सी मतलब बेटा जी हमारा केमिकल नेम। जैसे कि एग्जांपल हमने यहां पर आप लोगों के लिए लिया हुआ है, 2 बेस्ट एग्जांपल है जो कि नॉर्मल आप लोग देखते भी हो, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल लिया है एस्प्रिन का। देखिएगा अगर जो एस्प्रिन के ब्रांड नेम की बात की जाए तो हमारा क्या होता है? एस्प्रिन होता है। अगर जो उसका बेटा जी अप्रूव्ड नेम क्या है? डिस्प्रिन है। डिस्प्रिन है। ठीक है जी। और उसका केमिकल नेम क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक है जी। देखो ब्रांड नेम क्या है? डिस्प्रिन, सॉरी माफ कीजिएगा, अप्रूव्ड नेम क्या है? डिस्प्रिन है। ब्रांड नेम क्या है? एस्प्रिन है। और केमिकल नेम क्या बेटा जी हमारा? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। ऐसे हमारा एन एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल जो हमारा है, ठीक है जी, इसका ब्रांड नेम क्या बेटा जी हमारा? क्या बेटा हमारा? सैलपोल हमारा रहता है। और हमारा क्या बेटा जी इसका अप्रूव्ड नेम क्या बेटा जी हमारा? पैरासिटामोल है। क्या बेटा जी? पैरासिटामोल। और पैरासिटामोल को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं बेटा जी हमारा? पीसीएम, पैरासिटामोल। ठीक है जी। क्लियर है बात बेटा जी कि हमारा ड्रग का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है? अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे टैकीफाइलैक्सिस के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बेटा जी? टैकीफाइलैक्सिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी? टैकीफाइलैक्सिस के बारे में। अगर जो इतनी बात क्लियर होगी तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे टैकीफाइलैक्सिस के बारे में। टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है बेटा जी हमारा? किसी भी ड्रग का बहुत जल्दी टॉलरेंस कोज हो जाना। किसी भी ड्रग का बहुत जल्दी टॉलरेंस हो जाना। ठीक है जी। आ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। किसी भी ड्रग का क्या बेटा जी? रैपिडली हमारा क्या हो जाना? टॉलरेंस हो जाना। डोसेज ऑफ अ ड्रग रिपीटेड इन क्विक सेशन रिजल्ट इन द हमारा क्या बेटा जी हमारा रिलैक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्स। हमारा क्या है बेटा जी? किसी भी ड्रग का हमारा क्या बेटा जी? रैपिडली टॉलरेंस कोज हो जाना, यानी कि वो ड्रग क्या होगी? टॉलरेंस कोज कर लिया, यानी कि टॉलरेटेड हो गई है, वो क्या होता है बेटा जी हमारा? टैकीफाइलैक्सिस होता है। रेजिस्टेंस ऑफ ड्रग, इट रिलीज टू द टॉलरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्या बेटा हमारा? इनहिबिटरी एक्शन ऑफ द हमारा एंटी माइक्रोबियल्स। हमारा अब ड्रग रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? देखो ड्रग टॉलरेंस और ड्रग रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? देखो रेजिस्टेंस यानी कि बेसिकली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर, है ना, कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टू इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा, उसके लिए टॉलरेंस हमारा क्या हो जाता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग ऐसे समझिएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका? देखिएगा, अगर जो सबसे बेस्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई इसका क्या? देखिएगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास में गए और उस डॉक्टर ने आपको, मान लीजिए एक्स नामक कोई डॉक्टर, उसने आपको क्या दिया? भैया डॉक्टर साहब ने आपको टैबलेट दी। ठीक है। अब टैबलेट देने के बाद में उन्होंने आपको टैबलेट दी बुखार की, और उन्होंने बोला भाई इसको 3 दिन की तक लेना। क्या लेना? इसको 3 दिन तक लेना। और 3 दिन बाद आप बताना कि आपका बुखार ठीक हुआ या नहीं हुआ। आप 3 दिन बाद डॉक्टर के पास में गए और आपने बोला डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं लगा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? इन टैबलेट को हटा करके दूसरी टैबलेट यहां पर लगा देते हैं। करते नहीं करते हैं? करते नहीं करते भाई? तो वो ही हमारा क्या बेटा जी? हमारा यही हमारा क्या है कि टॉलरेंस हो गया है, कि उस ड्रग का टॉलरेंस हो गया। जैसे आप कोई दवाई को लंबे समय तक लेते रहते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? उसको समझते हैं खाना है, हैबिचुअल हो जाती है, तो उसका हमें दवाई का इफेक्ट नहीं होता। तो यही चीज हमारी है। तो क्या है? टैकीफाइलैक्सिस का होता है बेटा हमारे किसी भी ड्रग का बहुत जल्दी टॉलरेंस हो जाना, कि कुछ ही उसकी डोज ली थी और उतने में टॉलरेटेड हो गया हमारी बॉडी के लिए, तो हमारा क्या होता है बेटा? टैकीफाइलैक्सिस होता है।
और यही हमारी क्या बेटा जी, फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट का समापन है, दी एंड है। तो बताइएगा कि फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई, और पहली यूनिट आप लोगों को अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। और इसी के साथ में आपकी फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट समाप्त होती है। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे। एक बच्चा बोल रहा है सर आज एक शायरी हो जाए। अच्छा, शायरी सुनोगे? चलो रुक जाओ, तो शायरी सुनोगे तो पिटारा खोल लेते भाई हम अपना, है ना। चलो, आज है ना लोगों की वफादारी पर बोलते हैं, है ना। आज है ना लोगों की वफादारी पर बोलते हैं, और संभाल सको तो संभालिएगा, है? बड़ी अच्छे हैं तो अगर जो संभाल सको तो संभालिएगा। कि गलती तेरी नहीं है बेटा, कि गलती तेरी नहीं है बेटा, गंदे खानदान के लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मिलता आप लोगों से कल सुबह 7:15 पर आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।